कल मैंने बता दिया था आपको वेक्टर्स के बारे में। सटल वेक्टर बता दिया था, रेट्रोवायरस बता दिया था मैंने आपको, है ना। इसके अलावा देखो एक वेक्टर बैक्टीरियोफेज भी होता है। बैक्टीरियोफेज भी होता है। देखिए ये भी एक तरह का वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं इसको। और बैक्टीरियोफेज वगैरह देखो ये दो तरह का होता है। देखो एक लिखते हैं M13 और एक होता है लैम्डा फेज। ये दो तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं। M13 यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। ये बैक्टीरियोफेज के हेल्प से होता है। देखो M13 कहते हैं इसको। और दूसरा देखो लैम्डा फेज वगैरह जो होता है ये एक्चुअली जो डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए वगैरह होता है, देखो उसके लिए करते हैं ये। देखो जैसे मान लो ये आपका, इसमें एक्चुअली लैम्डा फेज वगैरह में क्या होता है, देखो इसमें नेचुरली कहते हैं इसके दोनों एंड पे एक अनपेयर्ड बेस पेयर पार्ट का देखो प्रेजेंस होता रहेगी। इस तरह का इसका जीनोम होता है। इसे कहते हैं कॉस साइट, कहते हैं कॉस। कॉस कहते हैं, देखो इसको भी कॉस साइट कहा जाता है। अनपेयर्ड बेस पेयर होता है इसमें। देखो इसे कहते हैं कोहेसिव स्टिकी एंड कहते हैं। देखो इसको कोहेसिव स्टिकी एंड कहा जाता है, इसको कॉस साइट कहते हैं। तो ये आसानी से, साउंड नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? अभी आई? अच्छा, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें जो लैम्डा फेज होता है, लैम्डा फेज के दोनों एंड पे अनपेयर्ड बेस पेयर्स मिलते हैं। इसको कॉस साइट कहते हैं, कोहेसिव स्टिकी एंड होता है ये। तो आसानी से ये आपके जो आपका फॉरेन डीएनए वगैरह होता है उसके साथ ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा वहां पर। तो ऐसे साइट को कोहेसिव स्टिकी एंड कहते हैं। कॉस साइट लैम्डा फेज में होता है। समझ में आ गया? और ये याद रखिएगा कि ये जो आपका बैक्टीरियोफेज वगैरह होता है इसके हेल्प से हम अप टू 40 kb का जो इंसर्ट वगैरह होता है, 40 kb का इंसर्ट, इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज वगैरह के। क्योंकि देखो सबका अपना लिमिटेशन है। जो प्लाज्मिड वगैरह होता है, प्लाज्मिड का जो रेंज है वो 4 to 6 kb का इंसर्ट कैरी कर सकता है। देखिए तो सबका अपना एक रेंज होता है। प्लाज्मिड बहुत बड़ा इंसर्ट कैरी नहीं करता। प्लाज्मिड का रेंज 4 to 6 kb का बेस पेयर, ये आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। बैक्टीरियोफेज की हेल्प से ये 40 kb तक का इंसर्ट आप ट्रांसफर करा सकते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? सभी वेक्टर का अपना एक लिमिटेशन है। सभी वेक्टर का अपना एक लिमिटेशन होता है कि कितना बड़ा वो इंसर्ट कैरी कर सकता है। प्लाज्मिड का रेंज 4 to 6 kb का होता है। बैक्टीरियोफेज का रेंज 40 kb तक का होता है ना। हाँ जी, किलो बेस पेयर कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो इसके अलावा देखिए एक होता है कॉस्मिड, होता है कॉस्मिड। कॉस्मिड इसमें ये एक तरह का मतलब कॉस्मिड में आप देखो दो नाम लिखा हुआ है, कॉस्मिड। ये कॉस साइट देखो, कॉस
साइट यूज करते हैं इसका लैम्डा फेज का, प्लस प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया होता है। इन दोनों को मिलाकर कॉस्मिड बनाते हैं। कॉस्मिड को हाइब्रिड वेक्टर भी कहा जाता है, इसे हाइब्रिड वेक्टर भी कहते हैं। कॉस्मिड को कॉस कॉस साइट, अरे कॉस ये जो होता है ना, लैम्डा फेज का कॉस निकाल लो और उसको प्लाज्मिड से जोड़ दो तो कॉस्मिड बन गया। वो कॉस्मिड, कॉस आ गया कहां से, लैम्डा फेज से, और मिड कहां से आ गया, प्लाज्मिड से। तो ये हाइब्रिड वेक्टर कहा जाता है इसको, है ना। और इसका जो रेंज होता है कॉस्मिड वगैरह का रेंज, ये लगभग 45 केबी का जो आपका इंसर्ट है वो इसको कैरी कर सकता है। समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा देखो कुछ और भी नाम बता दूं मैं आपको। यैक होता है, बैक होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। ये भी एक तरह का सिंथेटिक वेक्टर है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहता है। और आपने पढ़ा होगा इसका यूज करते हैं क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, यूज करते हैं इसको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्योंकि आपके जीन का साइज बड़ा होता है तो वहां पर आप ईस्ट वगैरह का वो यैक यूज करते हैं। यैक भी एक तरह का सेमी सिंथेटिक एक तरह का ये वेक्टर होता है। यैक, बैक, बैक का मतलब समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। बैक का अपना जो है कि देखो 300 केबी तक का इंसर्ट कैरी कर सकता है बैक। और अगर आप देखें तो 1 MB, देखो वो किलो के बाद ये कहते हैं ना MB, ज्यादा बड़ा आपका इंसर्ट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो इसमें मेगा हो गया ना, MB हो गया। देखो ये केबी था, ये MB हो गया। तो काफी बड़ा अगर आपके पास अगर इंसर्ट वगैरह है तो उसके लिए यैक एक काफी सुटेबल एक वेक्टर होता है। के से बड़ा हो गया ना, M, मेगा, किलो बेस के बाद मेगा बेस हो गया ना। MB का मतलब क्या हो गया? हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10⁶ हो जाएगा ये। यस, किलो तो 10⁻³ ही होता है। तो जैसा जैसा आपके पास इंसर्ट है ना, उसी तरह से आप रेंज ऑफ बैक बता दो तो ये 300 केबी, 300 केबी किलो बेस। समझ में आ गया बच्चों? ये भी एक तरह का ये सब वेक्टर का नाम याद रखिएगा। और देखो कुछ और वेक्टर का नाम बता दूं आपको। जो ट्रांसपोजोन्स वगैरह होता है, ट्रांसपोजोन्स वगैरह जो होता है, ये भी एक तरह का वेक्टर होता है। जैसे पढ़ोगे एक नाम लिखते हैं ACDS एलिमेंट ऑफ मेज, ये मेज में मिलता है। ये वेक्टर की तरह वर्क कर सकता है। देखो ACDS एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा देखो एक नाम होता है P एलिमेंट, P एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। ये सब जंपिंग, ये सब ट्रांसपोजोन से एग्जांपल्स है। देखो P एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला, ACDS एलिमेंट ऑफ मेज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यैक यूज होता है, यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज करता है। ठीक है। ट्रांसपोजोन्स जानते हैं, जंपिंग जीन कहा जाता है इसको। ये यूनिक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के अंदर अपने साइट को चेंज करता रहता है, यहां से वहां से वहां। तो इसमें कुछ चीज चिपका दो तो कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा वो। तो ट्रांसपोजोन्स को भी यूज करते हैं एज ए वेक्टर। ACDS एलिमेंट ऑफ मेज, ये एक सीक्वेंस का नाम है जो ट्रांसपोजोन्स का एग्जांपल है। बस नाम है ACDS एलिमेंट कहते हैं मेज का। ठीक है।
वैसे नाम है पी एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। ये सब ट्रांसपोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ना? ठीक है। अरे बैक, अरे बैक यूज क्या, बैक अगर बड़ा इंसर्ट होगा तो यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको जो दूसरा इसका कंपोनेंट था वेक्टर के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं जो तीसरा कंपोनेंट है पैसेंजर डीएनए के बारे में, वो कैसे मिलता है हमारे पास। मैंने बताया थे कि बायोटेक की 3 कंपोनेंट है ना, एंजाइम्स बता दिया मैंने आपको, वेक्टर बता दिया मैंने आपको, जो तीसरा पार्ट है वो क्या बताओ उसका, वो है पैसेंजर डीएनए। इंसर्ट कैसे बनता है देखो, वो कैसे मिलता है आपको। तो आई एम डिस्कसिंग द थर्ड कंपोनेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज पैसेंजर डीएनए। इसको मिटाओ यहां से अब। हाँ जी बच्चों, लिख लिया इसको? देखो अब थर्ड पैसेंजर डीएनए, इसको आप एलियन डीएनए कहते हैं, इसी को आप इंसर्ट कहते हैं, इसी को आप फॉरेन डीएनए कहते हैं, और इसी को आप जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये सब एक ही नाम है। देखो कौन सा जीन आप ट्रांसफर करना चाहते हो। इंटरेस्ट सही है कि ई से होता है? सही है स्पेलिंग ना? अरे जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी इच्छा है, ठीक है ना? चलो अब देखो ये क्या है एक्चुअली। इसमें हम 2 तरह के डीएनए की बात करते हैं। एक होता है जीनोमिक डीएनए, जी डीएनए कहते हैं, और एक होता है सी डीएनए, और एक होता है देखो सिंथेटिक डीएनए कहते हैं। जी डीएनए, सी डीएनए एंड सिंथेटिक डीएनए कहा जाता है। देखो ये क्या है, देखो इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, इसे जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, और जी डीएनए के थ्रू हम बनाते हैं जीन लाइब्रेरी कहते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक मान लिया जाए ये एक सेल है आपके पास, और इसके अंदर ये आपका पूरा जीनोम का ये पार्ट मान लो। आपने क्या किया, इसके जीनोम को निकालकर देखो, एक सेल्स के पूरे जीनोम को हमने आइसोलेट कर लिया। देखो, और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से इसको हमने कट कर दिया, रेंडमली कट कर दिया, और आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स मिल गए, और इसको आपने स्टोर कर लिया। देखिए तो इसमें जीनोम ऑफ वेरियस लेंथ है, देखो है ना, इसमें कह सकते हैं आप ये है जीनोम ऑफ वेरियस लेंथ, रैंडम सिलेक्शन है। देखो ये, और आपने इसको स्टोर कर लिया। कुछ नहीं किया आपने, आपने सेल्स के डीएनए को आइसोलेट किया है, और उसको आपने रैंडमली कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ जीनोम आ जाएगा, जिसको जीन लाइब्रेरी भी कहते हैं। देखो ये एक पर्टिकुलर सेल्स का पूरा जेनेटिक मेकअप है ना। किसी प्लांट का या किसी एनिमल्स का आपने सेल्स का पूरा डीएनए उसका रेंडमली आपने कट कर दिया है, और उसको आपने स्टोर कर लिया।
लाइब्रेरी की तरह। तो जीनोमिक डीएनए हेल्प करता है जीन लाइब्रेरी के फॉर्मेशन में। किसी भी जीनोम का, किसी भी सेल्स का आप पूरा का पूरा जीन्स उसका आइसोलेट कर सकते हैं तरीके से। देखिए, यस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उस जीनोम को कट कर दीजिए आप, तो आपके पास बहुत सारा फ्रेगमेंट्स आ जाएगा ना, उसका जीन्स के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे आपके पास ना। तो ये रैंडम सिलेक्शन है जीन्स का। हमें पता नहीं कि हमारा जीन इसमें कहां पर है, हमें क्या चाहिए उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हमें ये पता चल गया कि ये एक पूरे के पूरे जीनोम का पूरा एक लाइब्रेरी बन गया। अरे जीन लाइब्रेरी नहीं बोलेंगे इसको, इतने सारे जीनोम्स हैं, लाइब्रेरी में किताब रखा रहता है ना। तो वैसे यहां देखो, ये जीन लाइब्रेरी है, यहाँ कई तरह के जीन्स हैं। एक पूरे के पूरे जीनोम का, एक पूरे के पूरे लिविंग स्ट्रक्चर का जीनोम यहाँ अवेलेबल है, तो इसको जीन लाइब्रेरी कह दिया मैंने को। समझ आ गया बच्चों? तो ये आपका जीनोमिक डीएनए कहता है इसको, ठीक है। अब देखिए, अब बता रहा हूं कि सी डीएनए क्या होता है। देखो, तो ये आप कह सकते हैं जी डीएनए क्या होता है। देखो, ये रैंडम सिलेक्शन कहते हैं, रैंडम कट कहते हैं इसको, ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने सेल्स उसके हैं उसको कट कर दीजिए रैंडमली आप, और उसको प्रिजर्व कर लो, उसको स्टोर कर लो आप, ठीक है। अब देखिए, सी डीएनए क्या होता है। देखो, सी को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, सी को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है। ये क्या होता है देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। देखो, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर आप जानते हैं ये आपका मान लो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा। देखो, ये आपके डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा। आपको पता है कि जब यहां से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पता है आपको, ये यहां से फाइनली कहते हैं हमारे पास एमआरएनए आता है। आता है ना? अरे ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए आता है ना, ये तो पता है आपको, है ना। अब देखो करना क्या है, आप इस एमआरएनए को आइसोलेट करो पहले। देखो, हमने क्या किया, इस एमआरएनए को आइसोलेट कर लिया। ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए है, देखिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखो, इस एमआरएनए के ऊपर आप डाल दीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम है, देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जानते हैं आप, नाम सुना है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या होगा देखो, इसके यूज करने से आपके पास देखो ऐसे, देखो इसमें क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला पार्ट अभी भी आपका एमआरएनए का ही पार्ट होता है। देखो ऐसे, ये नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेड तो अभी भी एमआरएनए है, नीचे एक और लाइन बन गया, देखो वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आ गया। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए, इसे आप ट्रीट करो आरएनए से। ये एंजाइम है, आरएनए कहते हैं इसको, आरएनए। तो क्या होगा बताओ, ये आरएनए डिसॉल्व हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। समझ में आ गया? और फिर यहां यूज कीजिए आप क्या, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज।
डीएनए पॉलीमरेज। तो आपके पास अब देखो क्या आ गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएस डीएनए है देखो, और इसी डीएनए को क्या बोलते हैं, इसी को सी डीएनए कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं देखो। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो एक चीज याद रखना, जो जीनोमिक डीएनए होता है ना, देखो जो जीनोमिक डीएनए आपके पास है उसमें जानते हैं कि उस डीएनए में आपके पास कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों होता है। इस तरह के डीएनए में हम जानते हैं एक्सोन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। ये पढ़ा है ना? अरे जीनोमिक डीएनए में तो एक्सोन भी होगा इंट्रॉन भी होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में केवल एक्सोन होता है, इसमें इंट्रॉन नहीं होता, क्योंकि एमआरएनए से बन रहा है ना ये, और एमआरएनए में आप जानते हैं केवल एक्सोन का ही पार्ट होता है इसके अंदर। तो सी डीएनए का साइज छोटा होता है, सी डीएनए में कोई भी इंट्रॉन का सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको, यहाँ केवल कोडिंग सीक्वेंस ही मिलता है, केवल एक्सोन होता है इसमें, इंट्रॉन इसमें नहीं होता, तो साइज ऑफ डीएनए छोटा हो जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे जो जीनोमिक डीएनए होगा उसमें एक्सोन इंट्रॉन दोनों होगा, बट जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है ये इसमें केवल आपके पास क्या होगा बताओ, एक्सोन होगा, इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि एमआरएनए से बनता है, और एमआरएनए जानते हैं उसमें कटिंग वगैरह हो जाता है, उसमें हम इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं पहले। तो एमआरएनए में चूंकि इंट्रॉन है नहीं, तो उससे जो डीएनए बनेगा, हाँ जी, उससे जो डीएनए बनेगा उसमें तो कोई भी इंट्रॉन नहीं होगा। तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं बताओ, क्या कहते हैं इसको, इसे कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। देखो मैंने क्या बताया कि जो आपके पास एमआरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन से, इस एमआरएनए को बाहर निकाल लीजिए देखो, ठीक है, इस एमआरएनए पे आपने क्या यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, क्या यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, एमआरएनए तो पहले था ही ऊपर वाला, नीचे एक नया डीएनए आ गया देखो, अभी ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का है, बट हमें डबल स्ट्रैंड चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पहले हम यूज करेंगे इसको बताओ, आरएनएज को, ताकि आरएनए वहां से हट जाए, एमआरएनए वहां से रिमूव हो जाए। तो आरएनएज यूज किया तो ये हट गया यहां से, तो हमारे पास क्या आ गया देखो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आ गया ना। फिर हमने इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे क्या यूज किया, डीएनए पॉलीमरेज, क्या यूज किया, डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या बन गया आपके पास, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा ना वहां पर, तो बन जाएगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएस डीएनए कहते हैं देखो इसको। और इस तरह के डीएनए का नाम क्या बताओ, इसे कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जो डीएनए एमआरएनए से बने बाय दिस प्रोसेस, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? हाँ जी, समझ में आ गया, ठीक है। और सिंथेटिक डीएनए पता है आपको, ये पूरी तरह से केमिकल मेथड से लैब में ये तैयार किया जाता है। और आप जानते हैं जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, खुराना, खुराना ही नाम था ना, आई थिंक खुराना ही था जिसने जिन्होंने पहली बार, हाँ हरगोविंद खुराना, जिन्होंने पहली बार एक न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस तैयार किया था आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियल मेथड से जो डीएनए बनाया जाता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल मीडियम से जो डीएनए तैयार किया जाता है उसी को सिंथेटिक डीएनए कहते हैं। तो ये तीन तरह का आपके पास सोर्स है। सिंथेटिक डीएनए होता है, छोटे साइज का डीएनए बना सकते हैं, बनाया भी जाता है आजकल तो, है ना, या तो जी डीएनए है
या तो सी डीएनए है या पूरी तरह से केमिकली सिंथेसाइज डीएनए है, जिसे सिंथेटिक डीएनए कहा जाता है। और इसमें सबसे पहला जो बनाया गया था, हरगोबिंद खुराना नाम था उनका, जिन्होंने पहली बार बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए का न्यूक्लिक एसिड बनाया था। एक्चुअली उन्होंने शायद मेरे ख्याल से टी आरएनए का फॉर्मेशन किया था पहली बार, है ना। और उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था हरगोबिंद खुराना को, बट नॉट एज ए इंडियन सिटीजन। अमेरिकन सिटीजन के फॉर्म में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। जैसे आप जानते हैं अमृत सेन वगैरह का नाम सुना आपने, नोबेल प्राइज उन्हें भी मिला था इकोनॉमिक्स में, लेकिन नॉट एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए अमेरिकन सिटीजन। अभी 1-2 साल पहले एक और को मिला था इकोनॉमिक्स में ही, जेएनयू से थे वो, जेएनयू से पढ़े हुए, लेकिन अभी उनका सिटीजनशिप अमेरिका का है, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन वो इंडिया में नहीं, जब वो विदेश चले गए, हाँ जी, नॉट एज एन इंडियन, उन्हें एनआरआई कह दिया जाता है। एनआरआई कहते हैं उनको, है ना, लेकिन उनके नाम तो इंडियन ही है। तो कई ऐसे लोग हैं, अमृत सेन, लास्ट टाइम ये एक इकोनॉमिक्स के थे ना प्रोफेसर, एक जो जेएनयू में पढ़े हुए हैं एक्चुअली, उन्हें भी को नोबेल प्राइज दिया गया था 1-2 साल पहले, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज मिला, लेकिन नॉट एज एन इंडियन सिटीजन। ये कहानी याद रखिएगा। तो मैंने बता दिया अभी आपको, टूल्स कहते हैं देखो इसको। ये है आपका बायोटेक का क्या टूल्स यूज किया जाता है। इंजाइम क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं, और हाँ जी, अभिजीत बनर्जी, यू आर राइट, मौलिक शर्मा जी ने सही पकड़ा है। अभिजीत बनर्जी वो द यू नो ही इज ए एक्चुअली वो इंडियन ही है, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं वो, बट वो उन्होंने नोबेल प्राइज मिला इन इकोनॉमिक्स, बट एज एन अमेरिकन सिटीजन। हाँ जी, ठीक है। टूल्स मैंने बता दिया आपको। अब मैं बता रहा हूं मेथड्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये मिटाओ इसको अब, मिटा दो इसको अब। हाँ भाई, ओके। अब देखो, इसको स्टेप्स कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। तो इसमें सबसे पहला टास्क देखो क्या है, आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए कहता है। यूजुअली कहते हैं, देखो ऐसे मान लो आपके पास ये मान लिया जाए ये हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ये मान लो एक प्लांट सेल है, या एक ये फंगल सेल है। फंगल सेल, फंगल फंगल है ना, फंगल है ना कि फंगल है, कुछ भी हो। तो 3 तरह के आपके पास देखो सेल्स हैं, बैक्टीरिया का, प्लांट का और फंगस का, ठीक है। और हमें इसके जीनोम को, इसके डीएनए को आइसोलेट करना है। देखिए, आपको इसके डीएनए को आइसोलेट करना है इसके न्यूक्लियस से। और आपको पता है, अच्छा बताओ, जैसे कहते हैं बैक्टीरिया का अगर ये स्ट्रक्चर है, तो हमें पहले इसके इस वॉल को डिसॉल्व करना, हटाना पड़ेगा। तो इसको आप ट्रीट कीजिए लाइसोजाइम से, इसको ट्रीट करो सेलुलेज से, और इसको ट्रीट करो आप काइटिनेज से,
ताकि आप उसके सेल वॉल को हटा सके वहां से। समझ में आ गया? तो सेल वॉल को हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इस तरह के एंजाइम्स। लाइसोजाइम यूज करेंगे बैक्टीरिया के लिए, टू रिमूव द बैक्टीरियल सेल वॉल, टू डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल वी नीड लाइसोजाइम। प्लांट के लिए सेलुलेज होगा, और फंगल सेल के लिए क्या होगा बताओ? कार्टिनेज होगा। ठीक है ना? अब ये करने के बाद देखो, ये पहला प्रोसेस करने के बाद अब हमारे पास देखो ये आता है न्यूक्लिक एसिड। और आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और प्रोटीन्स भी होता है। समझ में आ रहा है? तो अब इस न्यूक्लिक एसिड को ट्रीट कीजिए आप प्रोटीएज से। प्रोटीएज कहता है, प्रोटीएज यूज करेंगे तो आपके पास जो अब बचेगा फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसमें केवल आपके पास अब होगा डीएनए प्लस आरएनए। और फिर आप ये यूज कर दो, आरएनए को यूज करो। तो आपके पास अब जो बनेगा, देखो अब जो आपके पास सीक्वेंस आएगा वो केवल डीएनए होगा। देखो देखो ओनली डीएनए है इसमें। आएगा ना? आरएनए यूज करोगे तो आरएनए खत्म हो जाएगा, तो आपके पास केवल डीएनए आएगा। देखो अब देखो क्या होता है, ये प्रोसेस है। देखिए आपको करना क्या, देखिए आपको आप जैसे आपने एंजाइम जिसमें आपने मान लो ये पहले तो आपने फर्स्ट यूज किया, ये सेकंड यूज किया, ये थर्ड यूज किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज करने के बाद देखिए अब आपके पास जो डीएनए यहां बचा है, देखो इसमें आप डालो क्या? चिल्ड इथाइल अल्कोहल। क्या डालेंगे आप? ठंडा एकदम C2H5OH इसके अंदर। और इसके बाद जब ये आपने चिल्ड इथाइल अल्कोहल डाल दिया इसके अंदर, इसको स्टिर करिए, इसको घुमाइए। आप एक ग्लास रॉड ले लो। देखो ये ग्लास रॉड है, इसको मिलाइए इसमें आप, और फिर निकाल लो इसको आप। फिर जब आप ग्लास रॉड को हटाएंगे, देखिए ऐसे, तो इस ग्लास रॉड के ऊपर आप देखोगे, देखो आपको डीएनए का थ्रेड उलझा हुआ नजर आएगा इसमें। ये प्योर डीएनए थ्रेड है। देखो ये प्योर डीएनए थ्रेड होता है। देखो इसमें जो ग्लास रॉड के ऊपर चिपक जाता है। देखो तो देखो 3 एंजाइम पहले यूज कर लिया आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आपने क्या डाला उसमें बताओ? चिल्ड इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठंडा बिल्कुल। और उसको स्टिर करो, ग्लास रॉड है। देखो ये आपने क्या डाला इसमें? ग्लास रॉड। और वो घुमाइए, इसको स्टिर करो इसके अंदर। आप देखेंगे क्या कि आपके ग्लास रॉड के ऊपर जो डीएनए का प्योर थ्रेड होता है वो एडहेयर कर जाता है उसके ऊपर। और मेरे ख्याल से इस टेक्निक को एक नाम भी दिया गया। देखो क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ? स्पूलिंग कहते हैं। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, खोज के बताओ नाम क्या है उसका। स्पूलिंग कहते हैं मेरे ख्याल से, टेक्निक को स्पूलिंग कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझ में आ गया? पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए, वो मिल गया हमें। अब हमारे ग्लास रॉड में प्योर डीएनए चिपक जाता है। देखो इसको मिटाओ यहां से अब। हाँ भाई, इसको सबने लिख लिया?
तो लिखो, स्पूलिंग वही तो है ना, रिमूवल ऑफ, देखो ग्लास रॉड को डालकर उसको स्टिर करते हैं उसमें, और जो डीएनए थ्रेड उसमें चिपक गया, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। टू टेक आउट प्योर डीएनए with the help of glass rod within the chilled ethyl alcohol to get the pure DNA thread with the help of glass rod, इस मेथड को स्पूलिंग कहते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाकर लिखा भी हुआ है ये, आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बनाकर ये लिखा हुआ है। लिख लिया सबने इसको? मिटाओ इसको अब, चलिए अब देखो, अरे बताया तो, स्पूलिंग देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डेफिनेशन स्पूलिंग का, डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। अरे उस ग्लास रॉड से डीएनए को निकाल लिया, यही स्पूलिंग होता है। ठीक है, अब देखो नंबर जो सेकंड है, देखो इसमें क्या होता है। यूज ऑफ restriction endonucleases to get the random genes। मतलब ये देखो, अगर आपके पास मान लो ये डीएनए का थ्रेड है और इसको आप कई तरह के इंजाइम से देखो, इंजाइम 1, इंजाइम 1, इंजाइम 2, इंजाइम 3, इंजाइम 4, कई तरह की आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से इसको कट कर दिया है। तो आपको अब देखो रैंडम, देखो ये जी डीएनए आपको मिलेगा, देखो ये एक रैंडम सैंपल ऑफ जीन कहते हैं, ये एक रैंडम सैंपल ऑफ जीन होता है। समझ में आ गया बच्चों? आपने रैंडमली इसको कट कर दिया कई तरह के इंजाइम्स के थ्रू, तो अलग अलग लेंथ का आपके पास डीएनए आ जाएगा, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइज। सही है ना? समझ में आ गया? और देखो जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। अब आपको इससे अपने उस डीएनए को निकालना है जिसे आप कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसमें से हमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो हमारे लिए इंसर्ट का काम करेगा। ठीक है, और ये कैसे करते हैं? बाय मेथड कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे ये जो आपके पास डीएनए आया है, इस डीएनए को हमने कट किया है, रैंडम कट किया है कई तरह के इंजाइम से, रैंडम सैंपलिंग करते हैं ना, रैंडम आपके पास ये सैंपल ऑफ जीन से देखो, कट कर दो आप इंजाइम से। अब इसमें से हमें एक डीएनए चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल होगा, जो हमें जरूरत है जिसकी। तो देखो ये अब मेथड, इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
ठीक है, अब वो क्या है देखो, ये कैसे होता है वो देखो यहाँ पर, ये मिटा दो इसको, देखिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है इसको समझिए पहले आप। देखो इसमें क्या होता है, देखो इस तरह का इसमें एक जेल प्लेट होता है, देखो इसे कहते हैं जेल प्लेट, और इसमें आप देखोगे देखो इसमें सीलिंग होता है, पोर्स होते हैं, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग, देखो ऐसे देखिए, देखो ये जेल प्लेट होता है जिसके, और देखो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, देखो ऐसा ही है, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एनोड है ना एक्चुअली, पोर्स है, देखो ये एक्चुअली जो देख रहे हैं आप इसके अंदर ये सब जो होता है ये बना होता है, इसको कहते हैं एगारोस जेल फाइबर है ये एक नेचुरली चार्ज फाइबर होता है, नेचुरली चार्ज फाइबर कहते हैं इसको, ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। ये एक नेचुरली चार्ज फाइबर होता है, ये एक जाल सा बनाते हैं, देखो इसमें जाल सा बन जाता है, और ये जो जाल बना हुआ है ये एक तरह का सीवीड से निकाला हुआ फाइबर है, ये एगारोस जेल फाइबर कहते हैं, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम देख के बना हुआ है ये। और देखो ये इसमें कहते हैं ये पोर्स होते हैं ऑफ वेरिएबल साइज, वेरियस वेरिएबल साइज कहते हैं, और इसको एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, देखो एनोड ऊपर एक कैथोड होता है, ये जाल है, देखो जाल सा बनता है, देखो इसमें ये एगारोस जेल फाइबर कहते हैं, देखो इसको, ये सीवीड से निकलता है, नेचुरली चार्ज फाइबर होता है ये, ठीक है, जाल होता है, देखो अलग अलग साइज की ये कोर्स बन जाते हैं, समझ में आ गया? हाँ जी मुझे समझ में आ गया। और फिर देखो इसमें क्या होता है, जो आपका
जो जिस डीएनए के सैंपल को आपने कट किया है, देखो देखो इसमें अलग अलग साइज के डीएनए हैं, देखो इसमें आप अलग अलग, देखो ऐसे ये होता है ना। और आप जानते हैं, और देखो ये होता है, इसको प्रोब चैम्बर कहता है, इसको प्रोब चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, देखो आपको पहले से पता है कि जो डीएनए आपको चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए होता है, उसका प्रोब हमारे पास अवेलेबल होता है, प्रोब इज अवेलेबल। तो आप उसको यहां डाल दो, देखो उस प्रोब को यहां डाल दीजिए, जिस डीएनए का साइज आपको चाहिए, है ना, जो डीएनए आप ढूंढ रहे हो उसका एक आर्टिफिशियल प्रोब होता है, वो मार्केट में अवेलेबल होता है। उस प्रोब को आप इसमें डालो, देखो इस प्रोब चैम्बर को में डाल दो इसको, जैसा डीएनए चाहिए उसका एक रेप्लिका है। देखो प्रोब एक्चुअली क्या होता है, देखो ये रेप्लिका होता है, ये आर्टिफिशियल रेप्लिका होता है ऑफ डिजायर्ड डीएनए कहता है। ये हम पहले से तैयार करके रखते हैं इसको, कि जिस साइज का डीएनए आप ढूंढ रहे हो, है ना, और जेल को रन करते हैं। देखो अब तो क्या होगा, आप देखोगे कि आपका ये जो प्रोब है वो अलग अलग, देखो अब क्या होगा, देखो ये जो आपका प्रोब है वो मान लो यहां पे आके ऐसे रुक गया इस पॉइंट पे, ठीक है, और अब देखिए जो आपका डीएनए है, कुछ डीएनए आपका यहां रह जाएगा, देखो लार्ज साइज डीएनए ऊपर रह जाएगा, देखो ऐसे ही, कुछ डीएनए जो इससे छोटा है वो यहाँ पे आ गया, देखिए ऐसे ही अलग अलग बैंड बनता है, देखिए ऐसे। कुछ डीएनए आपका यहाँ बनेगा, देखो ऐसे ही यहाँ पे आ गया, देखो एक और यहाँ आ गया, देखिए ऐसे ही ये जमा हो रहा है, देखो यार ये देखिए ऐसे, ये देखो ऐसे। जो बहुत छोटा डीएनए है, देखो वो और नीचे आ गया, देखो ऐसे ही ये। तो साइज ऑफ डीएनए के हिसाब से देखो ये बैंड बनता है, देखो इसे कहते हैं बैंड्स ऑफ डीएनए। देखो सिंपल सा पार्ट है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें जब आपने एक में प्रोब में डाल दिया डीएनए अपना, जिस डीएनए को आप ढूंढना चाहते हैं उसका आर्टिफिशियल प्रोब यहां पड़ा हुआ है, और ये आपका रैंडम सैंपल है। देखो ये जो देख रहे हैं आप, ये सब आपका रैंडम सैंपल ऑफ जीनोमिक डीएनए होता है। ये डाल दो इसमें और फिर आप जेल रन करो। जेल रन करने का मतलब ये देखो कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसमें डिस्चार्ज कीजिए आप। तो आप जानते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए जो होगा इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी, it will move towards anode. When we run the gel plate, when we run the gel, simply कहते हैं when we run the gel, DNA will move towards positive charge, towards anode, क्योंकि DNA खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। और याद रखना कि पोर्स जितना, देखो कहते हैं जितना डीएनए का साइज छोटा होगा
उतना वो दूर चला जाएगा, क्योंकि हर पोर को क्रॉस कर जाएगा वो। जितना डीएनए बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो स्मॉलर द डीएनए, याद रखना इसमें, स्मॉलर द डीएनए will travel far from the origin point, from the origin point। देखो बेल लिखा हुआ है, कुआं जैसा होता है। अलग अलग देखो एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है, डायग्राम देखिए एनसीईआरटी का, जहां से स्टार्ट करते हैं उसको। और जितना छोटा डीएनए होगा, इट विल ट्रेवल फार फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। देखो ये ओरिजिन पॉइंट है इसका, और देखो ये नीचे चला गया। जितना, अब देखो कहते हैं जो जितना नीचे जाएगा ना, जो सबसे नीचे होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा डीएनए का, और जो बड़ा डीएनए होगा वो पोर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो ऊपर रह जाएगा। तो लार्जर द डीएनए साइज, इट विल बी मोर वेरी क्लोज टू ओरिजिन पॉइंट। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? जिस डीएनए का साइज बड़ा होगा वो सारे पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता, वो नजदीक रह जाएगा ओरिजिन पॉइंट के। और जिस डीएनए का साइज सबसे छोटा होता है, ये सबसे दूर चला जाएगा ओरिजिन पॉइंट से। तो देखो ये आपका लार्जेस्ट साइज डीएनए है, ये जो ऊपर की तरफ है। और यहां देखो ये आपका स्मॉलेस्ट साइज डीएनए होता है। समझ में आ गया बच्चों? और अब देखिए, अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इस जेल में हमारा डिजायर्ड डीएनए कहां पर है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा आपको। तो पहले आपने ये पूरा जेल प्लेट रन कर दिया। जेल प्लेट रन करने के बाद जो सेकंड टास्क है, देखो वो ये है, स्टेन विथ इथिडियम डाइब्रोमाइड होता है। जेल को स्टेन करते हैं इथिडियम डाइब्रोमाइड से। इथिडियम डाइब्रोमाइड ही होता है, देखो इथिडियम ब्रोमाइड कहता है, ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेज। अब पूरे जेल प्लेट को आप इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करो और उस पर यूवी रेज एक्सपोज करो। तो देखोगे क्या कि जहां पर आपका, जैसे मान लो इसके सामने, देखो इसके सामने ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए यहां से क्या होता है, देखो ये इमिट करता है ऑरेंज कलर लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो इसके सामने देखो, इस प्रोब के सामने जो डीएनए आपका ऑरेंज कलर लाइट इमिट कर रहा है, ये वही डीएनए है जो आप ढूंढ रहे हैं। प्रोब का यूज समझ में आ गया? प्रोब का साइज वही है ना, जो प्रोब यहां पहुंचा है इसके सामने देखो ये डीएनए है, इसके सामने ये डीएनए है, इसके सामने ये डीएनए है। मतलब ये डीएनए का साइज वही है जो प्रोब का साइज था, तभी तो इक्वल डिस्टेंस रन किया है वो। और वो प्रोब के सामने जहां पर ऑरेंज कलर लाइट इमिट होगा, प्रोब के सामने वाले सीक्वेंस में, अरे कहां ब्लड हो गया, ठीक है दिख रहा है ना? हाँ जी बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इन द प्रोब के, बिल्कुल प्रोब के सिमिलर लाइन में, प्रोब के सिमिलर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप डिजायरेबल डीएनए
must be present in the sequence of DNA probe. इसके सामने मिलेगा, देखो ये आपका प्रोब है और प्रोब के सामने देखो जो डीएनए आ रहा है और यहां से ऑरेंज कलर लाइट इमिट हो रहा है, देखो तो ये डिजायरेबल डीएनए देखो आपके सामने आएगा। और फिर एक टेक्निक इल्यूशन टेक्निक कहते हैं, ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप उस डीएनए को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। आप जेल प्लेट से इस डीएनए को यहां से निकाल लो, इसे निकाल लो, इसे निकाल लो। तो आपने क्या किया, जो आपका डीएनए जिसकी जरूरत है उसको आप जेल प्लेट से रिमूव करेंगे एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन कहा जाता है, देखो उसको। व्हाट इज इल्यूशन? रिमूवल ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रॉम द जेल प्लेट। देख लो इल्यूशन टेक्निक क्या होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रॉम द जेल प्लेट। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? इल्यूशन टेक्निक कहते हैं। समझ में आ गया सबको? तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिस डीएनए को आप ढूंढना चाहते हो उस डीएनए का प्रोब आप पहले डालो। मान लो आपको 3 तरह का डीएनए चाहिए इसमें। सेकंड पॉइंट क्या था? अरे सेकंड पॉइंट तो लिखा हुआ है, इस जेल प्लेट को स्टेन करो, कलर करो, स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड। जेल प्लेट स्टेन विथ, देखो स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। अरे कलर करके यूवी रेज डालना है उसके ऊपर। स्टेन करो इथिडियम ब्रोमाइड से जेल प्लेट को और उसको आप विजुअल उस पे डालो, यूवी रेज एक्सपोज करना है उसके ऊपर, तो आपको ऑरेंज कलर लाइट मिलेगा। और प्रोब के सामने जहां से ऑरेंज कलर लाइट मिल रहा है आपको, वो आपका डिजायरेबल डीएनए है। और उसको आप इल्यूशन टेक्निक से बाहर निकाल लो। जेल प्लेट से डिजायरेबल डीएनए को निकाल लेना, उसी को इल्यूशन टेक्निक कहते हैं। इल्यूशन कहते हैं। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। देखो फर्स्ट हो गया जेल प्लेट रन किया आपने। बेटा ऑरेंज तो यहां से भी आएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोब के सामने, अरे प्रोब के सामने जहां से ऑरेंज कलर लाइट आएगा, हमें उसकी जरूरत है ना, तो हम इसको निकाल लेंगे यहां से। प्रोब तो यहां है ना, और इसके सामने जो डीएनए आ रहा है देखो ये। हाँ, एनोड आप जानते हैं कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो डीएनए को अपनी तरफ खींचेगा, और जो जितना छोटा डीएनए होगा उतना दूर चला जाएगा वो। अरे डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ। डीएनए हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बिल्कुल सही बात है। प्रोब एग्जैक्ट रेप्लिका होता है ऑफ द सेम साइज, और ये मार्केट में अवेलेबल होता है। जिस डीएनए को ढूंढ रहे हैं उसका प्रोब लाइए, प्रोब चैम्बर में डालो इसको, कंट्रोल चैम्बर होता है, और रन करा दो जेल को। जेल रन करना है, फिर जेल को स्टेन करना है, यूवी रेज से एक्सपोजर दिखाना है, और लास्ट में इल्यूशन करना है। खत्म हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए ठीक है, तो आज के लिए फिर यहीं तक। समझ में आ गया सबको ना? अरे भाई, जेल प्लेट से डिजायरेबल डीएनए को बाहर निकाल लेना, इसी को इल्यूशन टेक्निक कहते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है साफ साफ, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रॉम द जेल प्लेट इज कॉल्ड इल्यूशन। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना अभी क्लास के बाद, जो भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ लाइन लिखा हुआ है उसमें।